हाय गाइस, वेलकम बैक टू लेक्चर नंबर 3 ऑफ द चैप्टर लाइट। अभी तक हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। रिफ्लेक्शन क्या होता है, लाइट का नेचर कैसा होता है, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, एक प्लेन मिरर के द्वारा बनने वाली इमेज के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, स्फेरिकल मिरर कैसे बनाए जाते हैं, कौन से दो टाइप के मिरर्स हैं। उसके अगले लेक्चर के अंदर मैंने कुछ टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस किया विच आर रिलेटेड टू बोथ द काइंड्स ऑफ मिरर्स विच आर कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, जिनको हमने डिटेल में समझा भी, उनकी डेफिनेशंस भी लिखे। आज हम एक बहुत क्रूशियल कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं विच इज रे डायग्राम्स जो हम बनाते हैं। रे डायग्राम बेसिकली होता क्या है? रे डायग्राम इज अ डायग्राम जिसके अंदर हम दो रेज को मीट करवाते हुए, मिनिमम दो रेज को मीट करवाते हुए दिखाते हैं और एक इमेज का फॉर्मेशन दिखाते हैं बाय द काइंड ऑफ मिरर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। तो आज की क्लास में वी आर गोइंग टू ट्राई कि हम एटलीस्ट कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों के रे डायग्राम्स कवर करें। इफ नॉट तो एटलीस्ट कॉनकेव के कवर कर लिए जाएंगे आज की ही क्लास में। तो रे डायग्राम्स को बनाने के लिए सबसे पहले तो कुछ रूल्स हैं, क्योंकि ऑफकोर्स हमें कैसे पता चलेगा कि कैसे इमेज बन रही है, कौन सी रे कहाँ से पास कर रही है। तो पहले हम 4 रूल्स हैं, बहुत सिंपल उन 4 रूल्स को पढ़ेंगे एंड देन वील मूव ऑन टू द रे डायग्राम्स। ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। रे डायग्राम्स के अंदर सबसे पहले तो जो फर्स्ट रूल होता है वो ये है। सबसे पहले मैं एक कॉनकेव मिरर बनाऊंगी। हम दोनों मिरर्स के लिए देखेंगे कि दोनों कैसे एक्ट करते हैं, मतलब दोनों के लिए रूल्स कैसे हैं। वैसे तो दोनों के लिए एकदम सेम रूल है, बट ऑब्वियसली रे विल अपीयर डिफरेंटली क्योंकि दोनों मिरर्स का नेचर अलग है। एक मिरर जो है वो कन्वर्जिंग नेचर का है और जो एक मिरर है वो डाइवर्जिंग नेचर का है। तो अगर हम एक स्केल ले लें, ये हम पहले तो एक प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं। हमारे ये हमने प्रिंसिपल एक्सिस बना ली। ऑलराइट, तो सबसे पहला रूल इज कि अगर हम एक पैरेलल इंसिडेंट रेज जो हैं उनको लेते हैं, ठीक है, तो जब भी इंसिडेंट रेज हमारी पैरेलल है तो दे विल कन्वर्ज एट अ पॉइंट कॉल्ड फोकस। कभी भी अगर हमारी इंसिडेंट रेज आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन द रिफ्लेक्टेड रेज विल कन्वर्ज एट द फोकस। दिस इज द फर्स्ट रूल। आई होप दिस वॉज वेरी सिंपल। ये हमारा था कॉनकेव मिरर। अगर हम सेम चीज बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर के लिए तो वो भी सेम तरीके से एक्ट करेगा। ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, दिस इज कॉन्वेक्स मिरर। तो अगर हम इसके अंदर भी पैरेलल रेज लेंगे तो ये पैरेलल रेज विल गेट ऑब्वियसली डिफ्लेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, पिछली क्लास में मैंने बता दिया ऑलरेडी कि ये तो डिफ्लेक्ट हो रही है, बट देन इनका फोकस हम कैसे बनाएंगे? तो हम अब अज्यूम करेंगे कि अगर ये प्रोड्यूस कर दी जाती तो ये किस पॉइंट पे मिल रही होती, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? फोकस बोल देते हैं। तो फॉर अ कॉन्वेक्स मिरर ऑल्सो द सेम रूल अप्लाइज दैट इफ द इंसिडेंट रेज आर पैरेलल टू ईच अदर देन द रेज विल अपीयर टू मीट एट द फोकस। हाउएवर कॉनकेव में व्हेन द रेज आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस द रेज विल एक्चुअली कन्वर्ज एट द फोकस। ओके, तो पहला रूल एक बार हम लिख लेते हैं। फर्स्ट रूल सेज इफ द इंसिडेंट रेज आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस then they converge or appear to converge at the focus। ठीक है, अगले रूल पे बढ़ जाते हैं। सेकेंड रूल बेसिकली जैसे हम मैथ्स में पढ़ते थे ना, सर्कल्स चैप्टर में पहले थ्योरम पढ़ते थे फिर उसका कन्वर्स पढ़ लेते थे। अभी भी हम सेम चीज कर रहे हैं। अभी हमने क्या पढ़ा था जस्ट कि अगर इंसिडेंट रेज पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो रेज जो है वो फोकस पे कन्वर्ज करेंगे। अब इसका कन्वर्स क्या होगा? अगर इंसिडेंट रे फोकस से ही पास कर रहा है तो इट विल बिकम parallel to the principal axis. For example, this is my incident ray, this is the focus point, then it will become parallel to the principal axis. I hope सबको parallel lines का मतलब पता है। parallel lines वो lines है जिनके बीच का जो distance है वो equal रहता है throughout the journey और वो कभी intersect नहीं करती एक दूसरे से। तो रूल नंबर 2 क्या बोलता है कि अगर जो इंसिडेंट रे है वो फोकस से ही पास करिए तो जो रिफ्लेक्टेड रे बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, बेसिकली द ऑपोजिट ऑफ रूल नंबर 1। और अगर ये हम कॉन्वेक्स मिरर के लिए बताना चाहें तो ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, ये हमारी इंसिडेंट रे गई। अब ऑब्वियसली ये इंसिडेंट रे जो है ये तो डिफ्लेक्ट हो जाएगी क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर डिफ्लेक्टिंग मिरर है, डाइवर्जिंग मिरर। तो अब अगर हम इसे प्रोड्यूस करेंगे पीछे तो जो रिफ्लेक्टिंग रे होगी वो फोकस से ही पास करती हुई नजर आएगी। तो ये इंसिडेंट रे थी, ये कैसी थी? पैरेलल थी। और जो बेसिकली हम ये मान लेते कि जो इंसिडेंट रे है
अच्छा इसे सॉरी मैंने उल्टे एरोज बना, ये हमारी इंसिडेंट रे है, ये जा रही है जा रही है जा रही है, यहाँ तक ही पहुँच पाएगी ऑब्वियसली, उसके बाद तो ये डिफ्लेक्ट कर देगा। तो जब ये डिफ्लेक्ट करेगा, ये हमारी इंसिडेंट रे फोकस की तरफ जा रही है, यहाँ तक पहुँचेगी, इससे आगे बढ़ नहीं पाएगी, तो हम डॉटेड लाइन बना देंगे टू शो कि ये फोकस तक ज्वाइन हो रही है। एंड देन हम एरो बना देंगे फेसिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट, क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे जब फोकस से पास कर रही है और अपीयर कर रही है पास करते हुए, तो इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो दोनों के लिए सेम रूल है। द रूल सेज इफ द इंसिडेंट, ये रूल नंबर 2 लिख लो पहले तो, 1 सेकेंड। इफ द इंसिडेंट रे passes through the focus, then the reflected ray becomes parallel to the principal axis. All right, आगे बढ़ जाते हैं। अब आ जाते हैं रूल नंबर 3 पे। रूल नंबर 3 क्या है? बहुत ही सिंपल सा रूल है। अगेन ये हमारा मिरर है, अगर मैंने आपको बताया था सेंटर ऑफ कर्वेचर, द सेंटर ऑफ द इमेजिनरी मिरर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट ऑफ, उसको हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर कोई इंसिडेंट रे जो है वो, एक सेकेंड स्केल ले लेती हूँ इसके लिए, वो डायरेक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास कर रहा है, ये ऐसे आया और सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास कर रहा है, तो ये सेम लाइन में वापस डिफ्लेक्ट हो जाता है। मतलब मान लो ये मेरी इंसिडेंट रे है, ये आई सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करी और वापस सेम अलोंग द सेम लाइन, मतलब कोइंसिडेंट तरीके से सेम लाइन में वापस चली गई। ये कब होगा? सिर्फ जब जो रे है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही होगी। एंड द सेम वुड हैपन इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर एज वेल। ये हमारा मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर है इसका, तो अगर अगेन हमने अज्यूम किया कि ये इंसिडेंट रे आ रही, इंसिडेंट रे ऑब्वियसली आएगी बट यहीं तक आती हुई दिखेगी, क्योंकि उसके आगे तो वो जा नहीं पाएगी क्योंकि डिफ्लेक्ट हो जाती है। तो अगेन यहाँ पे भी सेम चीज़ होगा। हम आगे अगर इसको प्रोड्यूस करें तो, वेट जस्ट अ सेकेंड, ये हम इसको, अरे यार एक मिनट ऊपर करते हैं इसको, ये हमने प्रोड्यूस कर दिया, थोड़ा सा आगे हो गया तो अज्यूम कर लो सी आ गया। तो ये आई और ये सेम लाइन में वापस चली गई। ये कब होगा? जब जो इंसिडेंट रे है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी। तो आओ एक बार ये भी लिख लेते हैं। रूल नंबर 3 बोलता है इफ द इंसिडेंट रे passes through the center of curvature, then it is reflected back along the same path. All right, आगे लास्ट रूल पढ़ लेते हैं, रूल नंबर 4, जो कि क्या बोलता है कि ये अगर मेरा कॉन्वेक्स मिरर है, अगर कोई इंसिडेंट रे जो है वो ओब्लिकली, ओब्लिक समझते हो ना, स्लैंट लाइन के फॉर्म में पड़ती है ऑन द पोल, अगर ये पोल पे गिरे तो सेम एंगल पे ही फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस वो डिफ्लेक्ट हो जाती है, ओब्लिकली ही डिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है, सॉरी ये वापस रखेंगे स्केल को। तो ये हमारा पोल है, ये हमारी आने वाली रे है इंसिडेंट रे, ये हमारी जाने वाली रे है रिफ्लेक्टेड रे। तो अगर ये जो हमारी इंसिडेंट रे है ये ओब्लिकली आई है ऑन पोल पे आ रही है, तो तब वो ओब्लिकली ही रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। सेम बात अगर हम कॉनकेव के लिए पढ़े तो ये कॉनकेव है, ये मैंने प्रिंसिपल एक्सिस बनाई, ये ओब्लिकली पोल पे आई और ओब्लिकली पोल से चली गई, ये ठीक है। तो ये भी रूल नंबर 4 नोट डाउन कर लेते हैं। रूल नंबर 4 क्या कहता है? इफ द इंसिडेंट रे फॉल्स ऑन
ऑन द पोल ओब्लिकली, मतलब स्लैंटिंग मैनर में अगर पड़ता है, देन इट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक ओब्लिकली। तो दीज वर ऑल द 4 रूल्स जो हमें याद रखने हैं। और अगर आपको ये 4 रूल्स थॉरो हैं तो रे डायग्राम्स वुड सीम वेरी इजी टू यू। एक बार लेट अस रिवाइज ऑल द रूल्स। सबसे पहला रूल वॉज कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल इंसिडेंट रेज होती हैं तो वो फोकस पे मीट कर देती हैं। सेकेंड रूल वॉज कि अगर रे पास ही फोकस से कर रही है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। थर्ड रूल वॉज कि अगर हमारी जो इंसिडेंट रे है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करे तो वो सेम लाइन में रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है। और फोर्थ, अगर हमारा जो इंसिडेंट रे है वो पोल पे अगर वो पोल पे फॉल करेगा तो वो ओब्लिकली पोल पे फॉल करेगा तो ओब्लिकली ही रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। ये 4 रूल्स हैं। अगर ये हमें थॉरली आ गए हैं तो हम रे डायग्राम्स को इजीली कर पाएंगे। नाउ लेट अस टेक आउट अ न्यू शीट और हम रे डायग्राम सीखते हैं। तो रे डायग्राम्स के अंदर सबसे पहला रे डायग्राम हम सबसे पहले पढ़ेंगे कॉनकेव मिरर के। अच्छा, एक ना पहले चीज समझ लेते हैं। कॉनकेव मिरर के लिए हमको मेजरली पढ़ने हैं 6 रे डायग्राम्स और कॉन्वेक्स के लिए ऑन दी अदर हैंड ओनली 2 डायग्राम पढ़ने हैं। तो पहले ये समझ लेते हैं कि ये भेदभाव क्यों, कॉनकेव में ज़्यादा क्यों पढ़ रहे हैं, कॉन्वेक्स में कम क्यों पढ़ रहे हैं। कॉनकेव के अंदर ना वेराइटी बहुत ज़्यादा है। कभी इमेज इनलार्ज बन रही है, कभी छोटी बन जा रही है, यूजुअली रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है, बट एक केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज भी बन रही है। बट कॉन्वेक्स में ना इतना ग्रेडियंट नहीं है, इतना वेरिएशन नहीं है। उसके अंदर 2 चीज़ें तय हैं, छोटी इमेज बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी, है ना। इस चीज़ में कभी बदलाव नहीं आने वाला। तो देयर इज नो पॉइंट कि आप मल्टीपल केसेस पढ़ो जबकि जो आपका कंक्लूजन है वो सेम रहने वाला है। कॉनकेव में आपको वेराइटी मिलती है, अलग अलग पोजीशन के लिए, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए इमेज अलग अलग साइज की बन रही है, कभी कभार उसका नेचर अलग हो जा रहा है। तो इसीलिए कॉनकेव मिरर्स के जो केसेस है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और ज़्यादा है, ठीक है, वॉल्यूम वाइज भी। अब बढ़ जाते हैं हम कॉनकेव मिरर के फर्स्ट रे डायग्राम के लिए। कॉनकेव मिरर का फर्स्ट रे डायग्राम अभी के लिए बहुत आसान लगने वाला है। अगर हम अज्यूम करें कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पे है, अगर ऑब्जेक्ट कभी भी इन्फिनिटी पे अज्यूम करे ना, इसका मतलब डज नॉट मीन कि लिटरली इन्फिनिटी पे है, मतलब एज कंपेयर टू द साइज ऑफ इमेज जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत दूर पड़ा हुआ है हमारे मिरर के। तो हम क्या अज्यूम कर लेते हैं इन दैट सिनेरियो कि इससे जो इस ऑब्जेक्ट से जो रेज निकल रही है ना, जो इंसिडेंट रेज निकल रही है वो पैरेलल होंगी प्रिंसिपल एक्सिस के। फिर समझाती हूँ। इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड वेरी फार अवे फ्रॉम द मिरर देन 1 वी अज्यूम इट टू बी एट इन्फिनिटी डिस्टेंस। 2 द इंसिडेंट रेज जो उस ऑब्जेक्ट से निकल रहे हैं हम मान लेते हैं कि वो पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के। ये हमारी इंसिडेंट रेज है, ये पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है भाई। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। तो मैंने क्या बोला था, सबसे पहला रूल, अगर कभी भी इंसिडेंट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है देन दे विल मीट और अपीयर टू मीट एट द फोकस। यहाँ पे तो क्योंकि ये कॉनकेव मिरर है, इसका तो नेचर ही कैसा है, कन्वर्जिंग, तो ये मीट करवा देगा। तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे। एक इंपॉर्टेंट बात और, जहां पे भी 2 या 2 से ज्यादा मिनिमम 2 रेज होनी ही चाहिए। एक रेज से कभी इमेज फॉर्मेशन नहीं हो सकता है, तो मिनिमम 2 बनानी है। यहाँ पे मैंने 4 बना के दिखा दिए हैं, ठीक है। तो सबसे रे डायग्राम्स के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज, मिनिमम 2 रेज होनी चाहिए। हर रे पे एरो लेबल्ड होने चाहिए टू शो कि कौन सी इंसिडेंट है, कौन सी रिफ्लेक्टेड रे है। उसके अलावा जहां पे भी रेज मीट कर रही है या इंटरसेक्ट कर रही है वो पॉइंट पे ही इमेज का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, यहाँ पे हमारी जो इमेज बनी है वो फोकस पे बनी है, और आप देख रहे हो कि बहुत ही छोटी इमेज बन रही है ना, इमेज का तो कुछ साइज ही नहीं नजर आ रहा। तो एक बार यहाँ पे बनने वाली इमेज के बारे में लिख लेते हैं। सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट्स लोकेशन, फिर बात कर लेते हैं इमेज की लोकेशन, फिर बात कर लेते हैं नेचर ऑफ इमेज कि इमेज का नेचर कैसा है, एंड थर्डली हम बात कर लेते हैं साइज ऑफ इमेज के बारे में, ठीक है। सबसे पहले तो मैं ये पूरी चीज को कॉपी कर लेती हूँ क्योंकि हमें बार बार लिखना पड़ेगा ये चीज। कॉपी,
पेस्ट, ये हम 6 जगह पे पेस्ट कर लेते हैं, 4 5 एंड 6। ठीक है, चलो सबसे पहले हम इस यहाँ की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट का लोकेशन है वो कहाँ है, एट इन्फिनिटी, ये मैंने पहले ही बता दिया। इमेज का लोकेशन किधर है, यहाँ पे इमेज का लोकेशन है एट फोकस, और प्रिंसिपल फोकस भी बोल सकते हो। नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, मैंने बताया था कॉनकेव मिरर यूजुअली रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है, तो यहाँ पे भी वही है, रियल एंड इन्वर्टेड। आई होप आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन दिस एनी मोर। रियल का मतलब रेज एक्चुअली मीट कर रहे हैं, इन्वर्टेड का मतलब उल्टी इमेज। साइज ऑफ इमेज कैसा होता है, पॉइंट साइज्ड, बहुत ही छोटी डॉट जितनी इमेज, जिसे हम हाईली डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड मतलब बहुत छोटी, हाईली डिमिनिश्ड इमेज भी बोलते हैं। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड रे डायग्राम। जो हमारा सेकेंड रे डायग्राम है उसके अंदर हम क्या करेंगे, लेट मी टेक द ब्लैक कलर। अब ध्यान से देखो, पहले हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा था, इन्फिनिटी पे, अब हम पास लाते जाएंगे हमारे ऑब्जेक्ट को। तो ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये हमारा फोकस है, सॉरी ये फोकल लेंथ का सिंबल है, फोकस के लिए कैपिटल एफ लिखेंगे हम, ये कैपिटल एफ। ठीक है, अब हमने ऑब्जेक्ट को अपने रख दिया बियॉन्ड सी। ठीक है, अब सबसे पहले तो एक रे हमने क्या बोला था, 2 रे को मीट करवाते हुए दिखाना है। ये हमने एक रे ली पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस से पास कर गई। ठीक है, आप लोग प्लीज स्केल यूज करना है डायग्राम्स को बनाने के लिए, और पेंसिल से डायग्राम्स बनाना है, लेबल ढंग से करना है, हर पॉइंट लेबल्ड होना चाहिए, हर एरो का डायरेक्शन सही होना चाहिए। और एक रे जो है वो मैं मान लेती हूँ कि वो पास कर रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई और सेम लाइन में वापस रिफ्लेक्ट बैक होगी। रूल नंबर 3 जो हमने पढ़ा था, सबसे पहला रूल क्या था, अगर इंसिडेंट रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो फोकस से पास करेगी, वो एक रूल यूज करा। और दूसरा रूल हमने क्या यूज करा, जो हमने थर्ड रूल पढ़ा था, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट रे पास करती है तो वो सेम लाइन के अलाउंग रिफ्लेक्ट बैक करेगी। अब मैंने शुरुआत में क्या बोला था, जिस पॉइंट पे ये दोनों रेज इंटरसेक्ट करती हैं वहां पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। एज यू कैन सी, अब यहाँ पे तो आप क्लियरली देख भी पा रहे हो कि जो इमेज है वो छोटी है, इमेज उल्टी है, और इमेज कहाँ बन रही है, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। और ऑब्जेक्ट किधर था हमारा, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड मतलब सी के भी आगे रखा हुआ है। तो एक बार ये वाली चीजें भी नोट कर लेते हैं, और आपको भी इसी तरीके से डायग्राम बनाना है और उनके बारे में ये इंफॉर्मेशन लिखनी है। ऑब्जेक्ट का लोकेशन इस केस में कहाँ था, बियॉन्ड सी। इमेज का लोकेशन कहां पे है, एज यू कैन क्लियरली सी, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। नेचर ऑफ इमेज कैसा है यहाँ पे, नेचर ऑफ इमेज अगेन सेम, रियल क्योंकि रेज मीट कर रहे हैं, इन्वर्टेड क्योंकि आप देख भी पा रहे हो इस बार तो कि इमेज उल्टी बनी है। साइज ऑफ इमेज कैसा है, डिमिनिश्ड मतलब छोटा है साइज, अभी भी बड़ी नहीं हुई है इमेज। ये सेकेंड रे डायग्राम भी हमारा हो गया। तो आप देख रहे हो कि हमने रूल्स अगर थरेली करे हुए हैं तो रे डायग्राम बनाना मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि वही रूल्स को अप्लाई करना है। मिनिमम 2 रेज लेनी है, 2 रेज को अलग अलग पोजीशन से पास करना है, रूल के हिसाब से देखना है कि अगर इस पोजीशन से पास करेंगे तो रिफ्लेक्टेड रे कहाँ जाएगी, और उसके बाद हमें जहां पे भी इंटरसेक्शन पॉइंट तो वहां पे इमेज बना देनी है ना भाई। तीसरा केस पे आ जाते हैं। तीसरे केस के अंदर अब अगेन मैं क्या बोल रही हूँ, पास लाते जा रहे हैं, पहले इन्फिनिटी पे रखा, फिर सी के बियॉन्ड सी मतलब सी के आगे रखा, अब सी पे रख के देखते हैं, इमेज एट सी। इसको डायग्राम बड़ा कर देते हैं इस बार। ये हमारा फोकस है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हमने एक ऑब्जेक्ट रखा, एक रे हमने पैरेलल ली अगेन और फोकस से पास कर दी, ठीक है। और दूसरी रे हमने फोकस से पास करी और अगेन, एक मिनट, ये वाली रे को मेरे को थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। अरे यार ये सीधी नहीं बन रही है, चलो एनीवेज यहाँ कहीं पे पास कर रही है और ये रे भी यहाँ पे, हाँ अब ये यहाँ बन रही है, ठीक है। मैंने क्या किया एक बार देख लो ध्यान से, मैंने एक रे को पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लिया,
तो वो कहाँ से पास कर गई, फोकस से पास कर गई। एक रे को मैंने पास ही फोकस से करवाया, मतलब सेम रूल का कन्वर्ट, सेकंड रूल यूज किया मैंने कि मैं एक रे को पास ही फोकस से कराऊंगी तो वो क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। अब ये दोनों रेज मीट करेंगी एग्जैक्टली बिलो द सेंटर ऑफ कर्वेचर, और जब हम इसमें इमेज बनाएंगे तो हम इस केस में क्या देखते हैं, वेरी यूनिक केस, कि यहाँ पे जो इमेज का साइज है वो एग्जैक्टली इक्वल होता है ऑब्जेक्ट के साइज के। ये हमारा ऑब्जेक्ट है तो इमेज का साइज एंड ऑब्जेक्ट का साइज दोनों ही बराबर होते हैं इस केस में। एंड फॉर विच पोजीशन ये हम देख रहे हैं, जब ऑब्जेक्ट को हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा तो हमने एक रे को पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लिया, वो फोकस से पास कर गई। एक रे को हमने फोकस से पास कराया तो वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट, दोनों रिफ्लेक्टेड रेज का इंटरसेक्शन पॉइंट लाइज एग्जैक्टली बिलो द सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जब ऐसा देखा गया तो देखा गया कि जो इमेज बना है इस केस में अगेन रियल एंड इन्वर्टेड है, बट सेम साइज है ऑब्जेक्ट का। अभी तक छोटी इमेजेस बन रही थी, अब फाइनली सेम साइज की इमेज बन गई है। तो ये भी हम लिख लेते हैं। ऑब्जेक्ट का लोकेशन इस जगह पे क्या था, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज भी कहाँ बनी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही, बट नीचे बनी है, बट बोलेंगे उसे सेंटर ऑफ कर्वेचर ही। नेचर ऑफ इमेज अगेन सेम है, रियल एंड इन्वर्टेड। और अगर हम बात करें साइज ऑफ इमेज की तो साइज क्या है, इक्वल टू द ऑब्जेक्ट। ठीक है, हमारा तीसरा रे डायग्राम भी खत्म होता है। अब आ जाता है चौथे रे डायग्राम। अगेन मैं क्या बोल रही हूँ, पास लाते जा रहे हैं, इन्फिनिटी बियॉन्ड सी, सी अब बिटवीन सी एंड एफ रख लेते हैं, इसको आगे लाते जा रहे हैं हम ऑब्जेक्ट को। तो ये हमारा अगेन रे डायग्राम बनाएंगे। ये हमारा एफ है, ये हमारा सी है, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा है बिटवीन सी एंड एफ। अगेन एक रे लेंगे और इसको 1 सेकेंड और इसको, अरे लेट मी यूज द स्केल ओनली इस केस में। और एक रे हम कहाँ से निकाल लेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से होगी है। अब वापस आ जाते हैं। तो मैंने एक रे, इंसिडेंट रे जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाई, ये ऐसे आई और वापस से सेम लाइन में रिफ्लेक्ट बैक कर गई। और एक रे मैंने ली पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो फोकस से पास कर गई। अगेन रे को आगे प्रोड्यूस करो और देखो ये कौन से पॉइंट पे दोनों रेज जो हैं ये मीट कर रहे हैं। ये रे और ये रे यहाँ इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, और ये पॉइंट जो है ये कहाँ लाई करता है, बियॉन्ड सी लाई करता है ना भाई। और एज यू कैन सी अब इमेज का साइज बड़ा हो गया। तो जब अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो एक ट्रेंड फॉलो हो रहा है। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज का साइज था पॉइंट साइज, बहुत छोटी इमेज। जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी मतलब इन्फिनिटी से आगे बट अभी भी सी के आगे ही है वो, तो इस केस में जो ऑब्जेक्ट था वो, जो इमेज थी वो छोटी थी बट अब दिखने लगी, एटलीस्ट पॉइंट साइज नहीं थी। फिर जब हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रख दिया ऑब्जेक्ट को तो एग्जैक्टली उतने ही साइज की इमेज बन गई। अब जब हमने बिटवीन सी एंड एफ लिखा है तो रखा है तो जो इमेज का साइज है वो बड़ा हो गया है। एंड बट अभी अब इमेज जो है वो कहाँ बन रही है, बियॉन्ड सी बन रही है। तो जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को पास लाते जा रहे हैं इमेज दूर जाती जा रही है और इमेज का साइज क्या होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। ठीक है, तो ये एक ट्रेंड फॉलो हो रहा है। इवन इफ अगर आप कभी कभी भूल जाओ, मान लो आप एग्जाम के अंदर आपको नहीं याद आ रहा कि यार ये केस में क्या होना था, तो आप ये ट्रेंड को याद रखो कि अच्छा जब हम ये कर रहे थे तो ऐसा हो रहा था, तो आगे ला रहे होंगे तो इमेज ऑब्वियसली कैसी बन रही होगी, एंड देन अकॉर्डिंगली यू कैन ब्रेनस्टॉर्म और आप अपने आंसर तक पहुंच सकते हो। तो फॉर दिस पर्टिकुलर केस जो ऑब्जेक्ट का लोकेशन था वो क्या था, बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। इमेज का लोकेशन क्या है, बियॉन्ड सी मतलब सी के आगे है लोकेटेड। नेचर ऑफ इमेज अगेन रियल एंड इन्वर्टेड ही रहेगा। और अगर हम बात करें साइज ऑफ इमेज की तो वो क्या है, साइज ऑफ इमेज जो है वो एनलार्ज्ड है, हाईली एनलार्ज नहीं है बट एनलार्ज्ड है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। अब अगेन हमारा काम क्या है, ऑब्जेक्ट को आगे लेते जाओ। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख लिया, सेंटर और फोकस के बीच में रख लिया, अब फोकस पे रख लेते हैं। अब हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट होगा हमारा एट फोकस। लेट्स ड्रॉ दैट एज वेल। ये हमने अगेन मिरर लिया, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा फोकस है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अगेन हमने एक ऑब्जेक्ट रखा और इस बार हम स्केल यूज कर लेंगे टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ परेशानी।
एक रे को हम अगेन पैरेलल ले लेंगे टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो कहाँ से पास करेगी, फोकस से पास कर जाएगी। और एक रे को हम अगेन पास कराएंगे थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, वापस रख देते स्केल को। अब हम ये हमारी एक रे ली हमने पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये पास कर गई फोकस से, और एक रे हमने ली है सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकाल के, और वो वापस से रिफ्लेक्ट बैक होगी अलोंग द सेम पाथ। अब अगर आप ध्यान से देखो कि ये दोनों रेस तो आपस में पैरेलल है, तो पैरेलल रेस आर दे एवर गोइंग टू मीट इफ दे आर पैरेलल? नो, बिकॉज पैरेलल रेस कैन नेवर इंटरसेक्ट, वो तो प्रिंसिपल है पैरेलल लाइंस का। तो ऐसे केस में हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि ये कभी इमेज तो फॉर्म कर ही नहीं पाएगा, मतलब इमेज जो है हमें दिखेगी ही नहीं फॉर्म होते हुए, क्यों? क्योंकि पैरेलल लाइंस है। तो ऐसे केस में हम क्या लिखते हैं कि जो इमेज है वो बनेगी बट इन्फिनिटी पे जाके बनेगी, मतलब इन्फिनिटी, तो ऑब्वियसली आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन व्हाट इज इन्फिनिटी टू यू गाइज, राइट? तो इन्फिनिटी पे मतलब बहुत दूर जाके बनेगी, क्योंकि पैरेलल, अगर एट सम पॉइंट जाके पैरेलल लाइंस कभी मीट करती है तो इस केस में हम बोलते हैं कि जो इमेज है वो इन्फिनिटी पे बनती है, बिकॉज पैरेलल लाइंस तो कभी मीट करेंगी ही नहीं। और इमेज का साइज कैसे हम मानते हैं, हाईली एनलार्ज साइज हम मानते हैं, ऐसे कि हम बोलते हैं इन्फिनिटी पे जाके बनेगी और बहुत बड़ी इमेज बनेगी, ठीक है ना? क्योंकि ये वाले केस में पर्टिकुलरली जो रेज है वो कन्वर्ज होती हुई नहीं दिखती है, क्योंकि वो पैरेलल है, राइट? आ जाते हैं एक बार। हाँ, तो एट फोकस जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो हमारी जो इमेज की लोकेशन होती है वो कहाँ होती है, एट इन्फिनिटी, क्योंकि दोनों की दोनों रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे के पैरेलल हो जाती है। तो हम अज्यूम करते हैं ऐसे केस में कि वो इन्फिनिटी पे जाके मीट करेंगी। नेचर ऑफ इमेज अगेन रियल एंड इन्वर्टेड ही होगा, बिकॉज एट सम पॉइंट वो मीट करेंगी ऐसा हम मानते हैं, और उल्टी इमेज ही बनेगी। साइज ऑफ इमेज क्या होगा, हाईली एनलार्ज्ड होगा, ठीक है? नाउ वी हैव कम टू द लास्ट रे डायग्राम ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के लास्ट डायग्राम बहुत यूनिक केस है ये, क्योंकि अभी तक सारे केसेस में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही थी, इस केस में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज नहीं बनने वाली है। तो लेट अस अंडरस्टैंड इसमें होगा क्या। अगेन इमेज हम ऑब्जेक्ट को पास लाते जा रहे हैं, तो ये हमारा फोकस, ये हमारा पोल, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक टाइम था हमने इन्फिनिटी पे रखा था, फिर हमने बियॉन्ड सी रखा था, फिर हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा था, फिर हमने बिटवीन सी एंड एफ रखा था, फिर हमने फोकस पे रखा, अभी जस्ट पिछला वाला केस। अब हम कहाँ रखेंगे, अब रखेंगे हम बिटवीन पोल एंड फोकस, मतलब यहाँ कहीं पे रख देंगे। एक रे, इस बार हम एक यूनिक रे ये यूज कर रहे हैं, पोल से पास करेंगे ओब्लिकली, तो वो ओब्लिकली रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। और एक रे अगेन हम कहाँ से लेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेंगे। तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेंगे तो वो अगेन सेम लाइन के अलॉन्ग रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। अब इस केस के अंदर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये रेज जो हैं ये दोनों तो डाइवर्ज कर रही है, मतलब ये तो कभी मीट ही नहीं करेगी, क्योंकि ये तो एक दूसरे से दूर जा रही है इस डायरेक्शन में। तो ऐसे केस में जब हमें डाइवर्जिंग रेज मिलती हैं, ये हमने पहले भी करा है, तो अपन क्या करते हैं, पीछे की डायरेक्शन में इनको प्रोड्यूस कर देते हैं और इन्हें इंटरसेक्ट करवाते हैं एट अ सर्टेन पॉइंट। जब हम इन्हें इंटरसेक्ट करवाते हैं तो देयर कम्स अ पॉइंट जहाँ पे ये फाइनली इंटरसेक्ट होते हैं और वहाँ पे हमारी इमेज का फॉर्मेशन होता है। और ये इमेज कैसी होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि रेज आर नॉट एक्चुअली मीटिंग हियर बट दे जस्ट अपीयर टू मीट, क्योंकि यहाँ पे हमें दो डाइवर्जिंग टाइप की रिफ्लेक्टिंग रेज मिली हैं। एंड बिसाइड्स दैट जो इमेज होता है, इमेज का साइज होता है वो एनलार्ज होता है। तो साइज ऑफ इमेज है एनलार्ज, नेचर ऑफ इमेज है वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज का लोकेशन क्या है, बिहाइंड द मिरर, इस बार मिरर के उस पार इमेज बन रही है एंड नॉट ऑन द सेम साइड, अनलाइक द रेस्ट ऑफ द केसेस दैट वी हैव स्टडीड सो फार। एंड ऑब्जेक्ट का लोकेशन यहाँ पे क्या था, बिटवीन पोल एंड फोकस। तो इस केस में दो तीन अलग चीजें हुई हैं। पहला, हमने फर्स्ट टाइम कॉनकेव मिरर के रे डायग्राम में ये वाली रे यूज करी है विच पासिस ओब्लिकली थ्रू पोल। उसके अलावा इमेज बिहाइंड द मिरर बन रही है और इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रही है, विच इज द ओनली केस ऑफ कॉनकेव मिरर जहाँ पे वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बन सकती है बिटवीन द पोल एंड फोकस। तो ये हमारे कॉनकेव मिरर के खत्म होते हैं ये सारे के सारे रे डायग्राम्स। अब हम बात कर लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम्स की। अगर हम बात करें कॉन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम्स की तो दो ही रे डायग्राम्स है एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड। सबसे पहला वाला ये, और उससे पहले हम इसको क्या कर देंगे, पीछे से इसको पॉलिश कर देंगे जस्ट टू बी क्लियर अबाउट द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। लेट्स टेक दिस, ये हमारा पॉलिश सरफेस है।
रिमेंबर कॉन्वेक्स का जो बल्जिंग सरफेस है वो रिफ्लेक्शन करता है। और सेकेंड बार मुझे बनाना नहीं है तो मैं फिर से इसी को ही कॉपी कर लेती हूँ, कॉपी, यहाँ पे करते हैं इसे पेस्ट, ठीक है, इधर कर दिया मैंने। ओके, सबसे पहला केस क्या होता है कॉन्वेक्स मिरर का। इस केस में अगेन पहले तो प्रिंसिपल एक्सिस बना लो, बहुत सारी रेज है, वो आएंगी डिफ्लेक्ट हो जाएंगी, आएंगी डिफ्लेक्ट हो जाएंगी, आएंगी डिफ्लेक्ट हो जाएंगी। बहुत सारी पैरेलल रेस कब आती है, जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, इन्फिनिटी पे रखते हैं। तो इन दिस पर्टिकुलर केस ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, उससे बहुत सारी पैरेलल इंसिडेंट रेज आ रही हैं और वो डिफ्लेक्ट या फिर डाइवर्ज हो जा रही हैं, जो कि नेचर है कन्वर्जिंग ये हमारे कॉन्वेक्स मिरर का। और यही अगर आप आपको याद हो तो कॉन्केव मिरर में भी पहला केस हमने यही लिया था कि ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा था। तो तब मैंने आपको तभी भी एक्सप्लेन किया था यही बात कि जब भी ऑब्जेक्ट इज वेरी फार अवे तो हम अज्यूम करते हैं कि वो इन्फिनिटी पे है, और जब वो इन्फिनिटी पे हो तब उससे निकलने वाली जितनी भी इंसिडेंट रेज होती हैं उनको हम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मान लेते हैं। अगेन क्योंकि ये डिफ्लेक्ट हो रही है तो ये असल में तो मीट कर नहीं रही है, बट अगर हम इन्हें पीछे से प्रोड्यूस करेंगे तो दे विल converge or appear to meet at one specific point and that specific point is considered as focus। तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर क्या हुआ है कि वो जो रेज है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट कर रहा है जब हम उन्हें पीछे से प्रोड्यूस कर रहे हैं और उस पॉइंट को हम फोकस बोल रहे हैं। इस केस में इमेज अगेन सेम चीज, पॉइंट साइज और डिमिनिश्ड होगी, हाईली डिमिनिश्ड आई मीन, बट नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट ही होगा। अब एक और केस है, दूसरा केस ये कहता है कि आप इमेज जो ऑब्जेक्ट है उसको एनीवेयर बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल रख दो, मतलब इन्फिनिटी पे मत रखो, इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पे भी रखो। तो मैंने एक ये ले लिया और मैंने एक रे को पैरेलल लिया और वो अगेन क्या हो गई, डिफ्लेक्ट हो गई। क्यों? क्योंकि जब भी रे जो होती है वो पैरेलल होती है, या फिर मैं एक मिनट वेट, लेट मी डू दी ऑपोजिट, नहीं ओके, आई थिंक आई वाज करेक्ट ओनली। हाँ, तो एक रे को हमने ऐसे ले लिया और एक रे को अगेन हमने कैसे ले लिया, सेंटर ऑफ वेट सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करते हुए। सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लो ऐसे है, अब ये जा नहीं पाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर तक, ये आ गई और सेम लाइन में रिफ्लेक्ट बैक हो। अब ये जो पैरेलल रे ली थी ये जाके फोकस पे मिल रही होगी, ये फोकस है, और ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली रे ली थी ये जाके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिल रही होगी। राइट, आई होप आप लोग समझ पा रहे हो मैं क्या कर रही हूँ। कॉन्वेक्स मिरर डिफ्लेक्ट करता है रेज को, तो ये हमने पैरेलल रे ली और ये डिफ्लेक्ट कर गई, बट हम इसे पीछे की तरफ प्रोड्यूस कर रहे हैं क्योंकि हमें तो इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए। तो अगेन अब पैरेलल रे थी तो ये कहाँ पे जाके इंटरसेक्ट करेगी, फोकस पे, क्योंकि पैरेलल रे जब भी होती है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो फोकस से पास करती है, तो यहाँ पे हमने फोकस से पास कराई। और दूसरी रे हमने ली है जो विच अपीयर्स टू मूव टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब भी रे जाती है तो वो सेम लाइन के लॉन्ग रिफ्लेक्ट बैक कर देती है, तो वही हमने करके दिखाया। अब ये जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट है बिटवीन दीज टू रिफ्लेक्टेड रेज, उस जगह पे हमारी इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। एज यू कैन क्लियरली सी यहाँ पे इमेज कहाँ पे बन रही है, बिटवीन पोल एंड फोकस। और देख रहे हो कि कितना वो है, हमने बोला है ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रख दो, बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल आप ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रखो, एट सी रख लो, पोल और फोकस के बीच में रख लो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दो, बट हर केस में जो इमेज बनेगी वो बिटवीन पोल एंड फोकस ही बनेगी, उसका नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट ही होगा और वो डिमिनिश्ड ही होगी। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर के बारे में हमें ये चीज क्या समझ में आई है, एक हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है, सेकेंडली वो जो इमेज बनाता है वो डिमिनिश मतलब छोटे साइज की ही बनाता है। फॉर एनी पोजिशन बिटवीन इन्फिनिटी टू पोल कहीं पे भी रखो इमेज छोटी ही बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट ही बनेगी। ठीक है, तो एक बार लिख लेते हैं। पहला केस क्या था, ऑब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट पोजिशन क्या थी इस केस में, पोजिशन वॉज एट इन्फिनिटी, इमेज की पोजीशन क्या थी यहां पे, एट फोकस, ठीक है, और नेचर क्या था इमेज का, नेचर ऑफ इमेज वॉज वर्चुअल एंड इरेक्ट, और साइज ऑफ इमेज क्या था, डिमिनिश्ड। और यही अगर हम बात कर लें यहाँ पे सेकेंड केस की, तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट किधर था, एनीवेयर बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, बिटवीन इन्फिनिटी वेट
एंड पोल। और ऑब्जेक्ट लोकेशन, इमेज लोकेशन क्या है? इमेज लोकेशन हमारा है बिटवीन पोल एंड फोकस ऑन द अदर साइड, ऑब्वियसली बिहाइंड द मिरर हो रहा है यहाँ पे सब कुछ, ठीक है, बिहाइंड द मिरर। पिछले केस में भी लिख लेना बिहाइंड द मिरर, है ना, क्योंकि वर्चुअल इमेजेस बिहाइंड द मिरर ही बनती है। अगेन आगे नेचर क्या है इमेज का? नेचर ऑफ इमेज अगेन इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। और साइज क्या है इमेज का? छोटा ही है अभी भी, पिछले केस जितना पॉइंट साइज नहीं है बट अभी भी छोटा ही है, तो डिमिनिश्ड। पिछले वाले केस में जो हमने पॉइंट साइज लिखा है उसको हाईली डिमिनिश्ड कर दो, है ना, क्योंकि वो बहुत छोटी है। तो दीज आर ऑल द रे डायग्राम। हमने 6 केसेस पढ़े कॉनकेव के, 2 केसेस पढ़े कॉन्वेक्स के। इस वीडियो को पहले तो ढंग से इसके नोट्स बनाओ, जो भी चीज़ नहीं समझ में आ रही है उसको रिपीट पे फिर से समझो, इंस्टेड ऑफ लाइक डूइंग इट जस्ट वंस एंड देन फॉरगेटिंग अबाउट इट। ऐसे काम नहीं चलेगा। और फिर इसको मेमोराइज करो, लिख लिख के याद करो, नॉट जस्ट द डायग्राम्स बट ऑल्सो दिस पार्ट कि कहाँ पे पोजिशन है, क्या है, सब कुछ। एनसीईआरटी के अंदर आई गेस पेज नंबर 143 पे टेबल दे रखा है, मतलब डायग्राम्स दे रखे हैं, उससे भी आप एक बार टैली कर सकते हो, देख सकते हो। लास्टली बस एक बार यूजेस देख लेते हैं। कॉनकेव मिरर के यूजेस क्या होते हैं? जहां पे भी हमें एनलार्ज्ड इमेजेस चाहिए या फिर पावरफुल पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट चाहिए, उस केस के अंदर हम कॉनकेव मिरर्स को यूज करते हैं। तो कॉनकेव मिरर के यूजेस कहां पे होता है? शेविंग मिरर में यूज होता है। उसके अलावा वो डेंटिस्ट के मिरर में यूज होता है, क्योंकि वहां पे हमें दांत की बड़ी इमेज चाहिए होती है। उसके अलावा हेडलाइट्स, स्ट्रीट लाइट्स एंड टॉर्चेस में यूज होता है। स्ट्रीट लाइट्स एंड टॉर्चेस में यूज होता है। एंड लास्टली इसके अलावा ये जो है कॉनकेव मिरर हमारा शेविंग मिरर में, डेंटिस्ट मिरर में, हेडलाइट्स में, स्ट्रीट लाइट्स में, टॉर्चेस में, सोलर कुकर्स के अंदर जहाँ पे भी हमें रेज को कन्वर्ज करवाना होता है वहाँ पे भी यूज होता है। और अगर हम बात करें कॉन्वेक्स मिरर की, तो कॉन्वेक्स मिरर के अंदर का यूज कहाँ पे है? जहाँ पे हमें छोटी इमेज चाहिए और उसका वाइडर व्यू चाहिए, वहाँ पे हम कॉन्वेक्स मिरर। फिर से सुनो, ऐसे केसेस जहाँ पे हमें इमेज छोटी चाहिए बट वाइडर व्यू चाहिए, मतलब ज़्यादा एरिया कवर करना है, तो ये चीज़ कहाँ पे होती है? कैमरा के अंदर। कैमरा के अंदर इमेज छोटी दिखती है बट पूरी क्लासरूम कवर कर रहे हैं, पूरी शॉप को कवर कर रहे हैं, तो कैमरास के अंदर यूज़ किया जाता है। उसके अलावा कॉनकेव मिरर को बहुत इंपॉर्टेंट रियर व्यू मिरर्स ऑफ व्हीकल, जो गाड़ी के बगल में मिरर लगा होता है, उसमें अगर हम देखते हैं पीछे का ट्रैफिक छोटा दिख रहा होता है बट वाइडर व्यू दिख रहा होता है ना, हमें पूरा ढंग से नजर आ रहा होता है कि पीछे क्या क्या कितना ट्रैफिक है, पूरा वाइडर व्यू मिलता है। तो रियर व्यू मिरर्स ऑफ व्हीकल्स, मिरर्स ऑफ व्हीकल्स, ठीक है। तो यूज केस का प्रिंसिपल समझ लो। कॉनकेव वाले कहाँ यूज होते हैं? जहाँ पे पावरफुल पैरेलल बीम्स चाहिए होती हैं, पैरेलल बीम्स चाहिए, या फिर जहाँ पे एनलार्ज्ड इमेज चाहिए, वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं? कॉनकेव मिरर्स को। और कॉन्वेक्स मिरर को कहाँ पे यूज़ करते हैं? जहाँ पे वाइडर व्यू चाहिए प्लस स्मॉलर इमेज साइज चाहिए, स्मॉलर इमेज साइज। सो दिस इज इट अबाउट टुडेज क्लास। थोड़ी सी लंबी क्लास थी बट इसके अंदर हमने बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कवर किया है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम साइन कन्वेंशन के बारे में, मिरर फॉर्मूला के बारे में और मैग्निफिकेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। टिल देन बाय बाय।